गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम करेंगे जो हमारी मोसबार वाला टॉपिक हमने शुरू कर रखा था, मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी, द हाफ लास्ट पार्ट ऑफ द थर्ड यूनिट। आज हम मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी में ही आइसोमर न्यूक्लियर ट्रांजिशन के बारे में पढ़ेंगे। आइसोमर न्यूक्लियर ट्रांजिशन वैसे होता क्या है कि जब हमारी गामा रे के फोटोन को न्यूक्लियाई जब एक्साइटेड स्टेट में होती है तब अब्जॉर्ब करती है और फिर वो ट्रांजिशन करती है टू द ग्राउंड स्टेट। उस ट्रांजिशन को हम कहते हैं आइसोमर न्यूक्लियर ट्रांजिशन। अब इसके बारे में पॉइंट पढ़ लेते हैं कि हमें पेपर में लिख के कैसे आना है। ए न्यूक्लियस हैज़ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स व्हेन ए ट्रांजिशन फ्रॉम अपर लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल टेक्स प्लेस, गामा रे इमिटेड। कि ये तो हमें पता है कि आई न्यूक्लियस के डिस्क्रीट लेवल क्यों होते हैं, क्योंकि आई है वो स्प्लिट अप होती है एम आई में। तो वह जब ट्रांजिशन होती है तो क्या होएगा कि उसमें गामा रे अपर लेवल टू लोअर लेवल जो गामा रे निकलती है ट्रांजिशन के ड्यूरिंग, गामा रे फोटोन इमिटेड होते हैं, उसी को क्या कहते हैं आइसोमर न्यूक्लियर ट्रांजिशन। The time during which the nucleus remain in a state determine mean lifetime for that state। कि हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें मीन लाइफ टाइम भी पता होना चाहिए। टू न्यूक्लियाई विद इक्वल चार्ज एंड मास नंबर बट डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट आर कॉल्ड आइसोमर न्यूक्लियाई। क्या आइसोमर न्यूक्लियाई क्या होंगे, जैसे हम आइसोमर की बात करते हैं तो उनके लिए क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर बट मास नंबर डिफरेंट। तो ऐसे ही टू न्यूक्लियाई क्या होगा, इक्वल चार्ज होगा बट मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। इन डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगी, मतलब सेम टू न्यूक्लियाई जिसका इक्वल मास है, इक्वल चार्ज है, बट जो एक्साइटेड स्टेट है वो डिफरेंट है। मतलब एक अगर समझ लीजिए 0 पे है तो एक 1 पे हो, तो दोनों मतलब क्या हो, एक्साइटेड लेवल में अलग अलग में हो बट चार्ज और मास में सेम हो। तो जो उन न्यूक्लियाई को बात करेंगे दोनों को क्या कहेंगे, आइसोमर न्यूक्लियाई कहेंगे। द लाइफ टाइम ऑफ द एक्साइटेड स्टेट इज बिलोंगिंग टू रेंज ऑफ 10⁻⁻6 टू 10⁻⁸ सेकेंड। कि जो लाइफ टाइम होता है ना इसका एक्साइटेड स्टेट का, वो उसकी रेंज होती है 10⁻⁻6 टू 10⁻⁸ सेकेंड। द आइसोमर ट्रांजिशन दैट आर यूज्ड इन मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी आर शोन एज। की कुछ ट्रांजिशन हमें दिखाए गए कि आइसोमर ट्रांजिशन होती क्या है, दोनों न्यूक्लियाई का सेम एटॉमिक नंबर हो, सेम चार्ज होता है, सेम मास नंबर होता है, बट डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। उनके बीच में जो ट्रांजिशन होती है उन्हें क्या बोलते हैं, आइसोमर ट्रांजिशन बोलते हैं। तो ये हमने कर लिया है, ये हमने दिखा रखे हैं हमारे लिए आइसोमर ट्रांजिशन दिखा रखे। फर्स्ट वाला दिखा रखे हैं हमें Fe57 के लिए, तो कोबाल्ट भी 57 है, बट देखो एक्साइटेड स्टेट अलग अलग है। तो ये आपको दिखा के यानी कि ग्राउंड स्टेट में तो हमारा है Fe, आयरन है 57, और इसका मतलब ये देखो लेवल दिखा रखे नहीं, ये ही तो है हमारी आई की वैल्यू। आई इज़ द न्यूक्लियर स्पिन। ये स्प्लिट अप होती है, इसी के कारण डिस्क्रीट लेवल ऑक्यूपाई करती है न्यूक्लियाई। तो फर्स्ट है हमारा -1/2, फिर -3/2, -5/2, -7/2, ये अलग अलग लेवल हैं। बट गामा रे का इमिशन क्या होता है, जैसे एक्साइटेड स्टेट में हम बात करें CO, तो CO 57 है, Fe 57 देखो हैं तो सेम मास नंबर। तो ये दोनों क्या हैं, आइसोमर न्यूक्लियाई के अलग अलग एक्साइटेड स्टेट में। बट देखो ये हमारी ट्रांजिशन कैसे बनेगी, हम किसकी बात करेंगे, आइसोमर ट्रांजिशन में हम बात करेंगे इमिशन की। मतलब क्या होगा, अब्जॉर्ब किया एक्साइटेड स्टेट में हो जब न्यूक्लियाई, और उसने क्या किया, फिर जंप कर दिया। तो देखो हो सकता है कि 5 इस स्टेट से लेके स्टेट ग्राउंड स्टेट पे ही आ जाए। इसकी जो एनर्जी है 137 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। लाइफ टाइम दे रखा है इसका 140 नैनो सेकेंड। तो देखो और यहाँ से इसकी स्टेट का 270 डेज होता है इसका लाइफ टाइम, और 0.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो ऐसे इमिशन की हो सकती है कोई मतलब अलग अलग लेवल से ग्राउंड स्टेट जो कि हमारा Fe57 का है। तो यहाँ से मैं ट्रांजिशन दिखा रखे हमने Fe57 के लिए। ऐसे ही SN119 न्यूक्लियाई के लिए दिखा रखे हैं 10 के लिए। तो आप देख सकते हैं आई की वैल्यू स्प्लिट अप हो रखी है -1/2 + 3/2 + 1/2 में। टाउ की वैल्यू अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग है।
और ये इस लेवल के कॉरस्पॉन्डिंग इसका मतलब जो ये एक्साइटेड स्टेट होती है ना, इसका सबसे ज़्यादा लाइफ टाइम है और बीच वाली का कम होता है। या आप एग्जाम्पल के थ्रू दिखा के आ सकते हो कि ये क्या दिखा रही है, फिगर क्या दिखा रहा है। ट्रांजिशन हुज गामा एमिशन इज यूज्ड इन मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी की मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी में जिसका गामा का एमिशन यूज हो रखा है। फॉर Fe57 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड फॉर SN 119 जो हमारे पास दे रखी है एनर्जी ट्रांजिशन के कॉरस्पॉन्डिंग 23.8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड टाउ मतलब मीन लाइफ टाइम क्या दे रखा है, ट्रांजिशन टाइम डिटरमाइनिंग द नेचुरल लाइन विड्थ, मतलब क्या होगा कि जितना लाइफ टाइम होगा उससे क्या हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि विड्थ डिटरमाइन कर सकते हैं जो स्पेक्ट्रल लाइन होगी कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन। इन फिगर बिफोर आई पॉजिटिव एंड आई नेगेटिव साइन इंडिकेट इवन एंड ऑड पैरिटी। ये प्लस माइनस आपको पता है इवन ऑड पैरिटी को के कॉरस्पॉन्डिंग है ये। द गामा एमिशन ऑफ Fe57 विद एनर्जी 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दे रखा है इधर इस लेवल के कॉरस्पॉन्डिंग occur as result of isomer transition from excited state of Fe57 to ground state। ये देखो एक्साइटेड स्टेट किसकी थी, Fe की, और ये क्या थी, ग्राउंड स्टेट। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इमिशन हुआ उससे गामा रे निकली वहाँ से, तो उस बार स्पेक्ट्रोस्कोपी मिलती है हमें। द जनरल कोबाल्ट आइसोटोप CO57 with a half life time 270 days is taken as a source of gamma ray irradiation in case of tin its isomer with a long lifetime is used। मतलब ये इसका लॉन्ग लाइफ टाइम होता है। ये हमने एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड स्टेट पे आता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ट्रांजिशन होती है उसको कहते हैं आइसोमर ट्रांजिशन। तो जब आपके न्यूक्लियर आइसोमर ट्रांजिशन आती है तो यहाँ यही एक्सप्लेन कर के आना है। आप चाहें तो दोनों एग्जाम्पल डाल सकते हैं या एक को शो करके आप उसके फीचर के बारे में बता के आ सकते हो। इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको एनर्जी ज़रूर दिखानी है और आपको टाउ की वैल्यू मीन लाइफ टाइम भी दिखा के आना है। अब बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की। अगर डेफिनेशन आप लिखना चाहोगे कैसे लिखोगे, न्यूक्लियर आइसोमर ट्रांजिशन का द एब्जॉर्प्शन ऑफ ए गामा रे फोटोन बाय न्यूक्लियस इन एन एक्साइटेड स्टेट विच देन ट्रांजिशन टू इट्स ग्राउंड स्टेट। की एक्साइटेड स्टेट में कोई न्यूक्लियाई है वो ऑब्जॉर्व कर ले गामा रे को और ट्रांजिशन कर दे टू द ग्राउंड स्टेट, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर आइसोमर ट्रांजिशन। आइसोमर शिफ्ट की बात करें डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा ये जो आइसोमर शिफ्ट होती है वो इसलिए होती है कि न्यूक्लियाई के अगर एक न्यूक्लियाई की बात करें तो दूसरे न्यूक्लियाई के कंपेयर में उसके जो कोर्स इन्वायरमेंट होता है वो डिफरेंट होता है, उसके कारण जो ट्रांजिशन होती है न्यूक्लियाई में उसको बोलते हैं आइसोमर शिफ्ट, और इसको आइसोमर केमिकल शिफ्ट भी बोल सकते हैं। जो डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकती है। तो अब हम इसके पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कैसे हमें एग्जाम में लिख के आने हैं। In a Mossbar spectroscopy, the shift in absorption energy due to difference in electron density at the nucleus between the source and absorber। की मतलब बात करें कि अगर न्यूक्लियाई के बाहर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंट हो, चाहे वो सोर्स हो चाहे अब्जॉर्बर हो, तो उसके कारण जो शिफ्ट होता है उसको बोलते हैं आइसोमर शिफ्ट। या इसको ऐसे लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, उसका केमिकल इन्वायरमेंट ही तो है, उसको दूसरी लैंग्वेज में लिखना चाहे इन्वायरमेंट की लैंग्वेज कैसे लिखेंगे। इफ़ द इन्वायरमेंट अराउंड द इमिटिंग एंड अब्जॉर्बिंग न्यूक्लियाई की जो मीट आउट करवा रहा है या जो अब्जॉर्ब कर रहा है, जिसके न्यूक्लियाई जो अब्जॉर्ब करेगी उसका अगर इन्वायरमेंट डिफरेंट है देन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर न्यूक्लियर ट्रांजिशन ई नोट मे बी डिफर बाई स्मॉल अमाउंट। कि वो उनके इन्वायरमेंट डिफरेंट है तो उनको भी ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो डिफरेंट होगी। दिस एनर्जी डिफरेंस इज नोन एज आइसोमर शिफ्ट और केमिकल शिफ्ट। इन अदर वर्ड कूलम्बिक इंटरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियर चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेपरेशन बिटवीन द ग्राउंड स्टेट एंड द एक्साइटेड स्टेट ऑफ द न्यूक्लियस। कि अगर हम बात करें कि जो हमारा न्यूक्लियाई होती है एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट में, तो उनके पास जो इलेक्ट्रॉन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन न्यूक्लियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो सेपरेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसके कारण शिफ्ट आती है, उसको बोलते हैं आइसोमर शिफ्ट या केमिकल शिफ्ट। ड्यू टू इट्स शिफ्ट इन द पोजिशन ऑफ ऑब्जर्व रेजोनेंस लाइन। की इस शिफ्ट के कारण हमें जो रेजोनेंस मतलब
जो रेजोनेंस होता है उस मतलब अगर रेजोनेंस यहाँ हो रहा है तो इसके कंपेयर में क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि पहले हो जाए या बाद में हो जाए। तो इससे क्या होता है, हमें रेजोनेंस कंडीशन में भी क्या मिलता है, शिफ्ट मिलता है। Isomer shift different for different compound due to this it is also named as chemical shift। केमिकल शिफ्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो कंपाउंड अलग अलग हैं तो उनके लिए अलग अलग हमें डिफरेंट शिफ्ट मिलेगा, तो उसको केमिकल शिफ्ट ही कहेंगे क्योंकि केमिकली वो अलग है ना। द रेजोनेंस लाइन ऑफ द मोसबार स्पेक्ट्रा शिफ्ट ड्यू टू द आइसोमर शिफ्ट फ्रॉम जीरो। क्या रेजोनेंस लाइन की बात करें मोसबार स्पेक्ट्रा में तो आइसोमर शिफ्ट कैसे होती है, स्पेक्ट्रा की पोजीशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इफेक्ट ऑफ आइसोमर शिफ्ट डिपेंड अपॉन द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट की जो शिफ्ट है, आइसोमर शिफ्ट जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है कि हमारा जो एनर्जी गैप है या बैंड गैप है जो एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट में वो कितना है। आइसोमर शिफ्ट अराइज बिकॉज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम is not assumed as point charge but it is a finite charge distribution। के हम उसको क्या करते हैं, न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, पॉइंट चार्ज ना मान के फाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मानते हैं। आइसोमर शिफ्ट इन FeCN6-4 ये हमने कंपाउंड दे रखा है साइनाइड और आयरन का, और इसमें दे रखा है C6H5SN तीन का ले रखा है, और हमने क्या ले रखा है ये C6H5 का हमने क्या लिखा है, कंपाउंड ले रखा है। इसमें हमने क्या दिखा रखा है, केमिकल हमने शिफ्ट दिखा रखी है आइसोमर शिफ्ट। ये हमने वाई एक्सिस के को लेना है, हमने अलोंग लेना है काउंट पर सेकंड एंड एक्स एक्सिस पे ले रखा है हमने सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये हमारे देखो रेजोनेंस कंडीशन हमें जीरो पे इधर आती है मेरी इक्विलिब्रियम पोजीशन के कोरिस्पोंडिंग, बट ये कहाँ शिफ्ट होगी पीछे, तो -0.05 पे शिफ्ट हुई, तो ये क्या आ गई हमारी डेल्टा की वैल्यू। और अगर हम बात करें C6H5 की बात करें तो वो हम आनी तो इधर चाहिए थी जीरो पोजीशन पे, बट आगे शिफ्ट हो गई हमारी रेजोनेंस कंडीशन। तो रेजोनेंस आगे शिफ्ट हुआ तो इसे शिफ्ट को क्या कहते हैं, डेल्टा। और इसकी वैल्यू जितना शिफ्ट हुआ उतना होता है, ये पॉजिटिव हो सकती है नेगेटिव हो सकती है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन brings about a change in energy level of the nucleus which is given as कि मतलब डिफरेंस कितना है कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन न्यूक्लियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो डिफरेंस हुआ है उसके कारण जो हमारा एनर्जी लेवल उसके एनर्जी में चेंज होगा वो क्या होगा, डेल्टा E = 2π/5Z² इंटू आर स्क्वायर और इंटू साई जीरो के होल स्केयर। तो इसको बोलते हैं जेड इज़ द एटॉमिक नंबर है एंड इज़ द इलेक्ट्रॉन चार्ज एंड आर इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड न्यूक्लियर चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जितनी दूरी पे है न्यूक्लियर चार्ज से उनके बीच का जो सेपरेशन है वो क्या है, आर है। और साई नोट क्या होगा हमारे पास, साई जीरो होगा। टोटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द साइट ऑफ द न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस की साइड कितनी है वो इस फंक्शन से डिनोट करेंगे। बट वी इंटरेस्ट इन चेंज इन एनर्जी। अब चेंज इन एनर्जी किस में निकालेंगे, एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट में। तो ये हमारी एक लेवल के कोरस्पेंडिंग एनर्जी आई थी ये, तो अब हमने ग्राउंड स्टेट के निकालने तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी निकाल लेंगे चेंज इन एनर्जी, और चेंज इन एनर्जी एक्साइटेड स्टेट की निकालेंगे और दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो हमें क्या आ जाएगी, दोनों के ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी का पता चल जाएगा, क्योंकि हमारी जो डेल्टा होती है हमारी आइसोमर शिफ्ट होती है उसी पे डिपेंड करती है। तो हमने निकाल लिया, हम बस सब्सक्रिप्ट यूज कर लेंगे आर के कोरस्पोंडिंग, क्योंकि देखो न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फॉर एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड स्टेट में है वो अलग अलग होगी, तो हम क्या लिख लेंगे RE(x²) और आर ग्राउंड डिनोट करने के लिए GR लगा देंगे। तो ये तो सब सेम है, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टूवर्ड द न्यूक्लियस ये तो सेम रहेगा दोनों के लिए, एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट के लिए। बस ये है ये हमारी आर की वैल्यू ही क्या क्या होगी, अलग होगी, तो और सब कॉमन आ जाएगा। तो 2π/5Z² साई जीरो या नोट की होल स्क्वायर आर मतलब एक्साइटेड स्टेट स्क्वायर माइनस आर फॉर ग्राउंड स्टेट का स्क्वायर, ऐसे कर लेंगे, इक्वेशन 2 बन जाएगी। पर इक्विवेलेंट स्फीयर की बात करें, अगर हमारा यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हमारा क्या होगा, आर एक्साइटेड स्टेट वाला और आर ग्राउंड स्टेट वाला क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा, उसको आर से डिनोट कर लेंगे। तो आर एक्साइटेड स्टेट माइनस आर ग्राउंड स्टेट चेंज इन आर आ जाएगा। तो अब अगर हम स्क्वायर की बात करें, आपको पता है स्क्वायर क्या होता है, A² - B² क्या होता है,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमने इस फॉर्मूले से स्प्लिट अप कर लिया और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, इसकी वैल्यू तो ये इसको भी आर के इक्वल क्या, इसको भी आर के इक्वल क्या, तो क्या हो जाएगा 2r। 2r आ गया इधर से, और ये क्या हो गया, ये हो गया dr/r। चेंज इन आर हो जाएगा ना, चेंज इन आर किया तो क्या हो जाएगा, चेंज इन इसको dr लिख लिया और इसको चेंज अब क्या कर लेंगे हम, इसको हमारी इक्वेशन में पुट कर देंगे। एनर्जी शिफ्ट बिटवीन ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट रिस्पॉन्सिबल फॉर द आइसोमर शिफ्ट रिप्रेजेंटेटिव। मतलब हमें पता है कि चेंज इन एनर्जी बिटवीन ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर आइसोमर शिफ्ट। तो हमने दिखा रखा है ये सोर्स के केस में है कि ये जो एनर्जी है चेंज कितनी हुई है। आपको पता है कि चेंज तो तभी होगी जब डेल्टा ई की ग्राउंड स्टेट और डेल्टा ई एक्स की वैल्यू होगी। ये सोर्स के लिए शिफ्ट हो रहा है और ये हमारे ग्राउंड स्टेट के अब्जॉर्बर के लिए है। ये भी क्या है, ये ग्राउंड स्टेट है और ये एक्साइटेड स्टेट। इसमें जो चेंज आया ये दिखा रखा है हमने फॉर अब्जॉर्बर एंड फॉर सोर्स। इन द मोस्ट बार स्पेक्ट्रोस्कोपी सोर्स एंड अब्जॉर्बर पेयर इज इन्वॉल्व। आपको पता ही है कि हमें मोस्ट बार स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारे पास अब्जॉर्बर भी होना चाहिए और सोर्स भी होना चाहिए। देयरफॉर ओनली ए डिफरेंस इन न्यूक्लियर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सोर्स एंड द अब्जॉर्बर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी शिफ्ट वैल्यू इज डेल्टा इज गिवन बाई। आपको हमने ग्राउंड स्टेट के लिए निकाल ली और हमने उसके लिए भी निकाली थी। तो अब हम क्या कर लेंगे, ऐसे ही जो हमने इक्वेशन निकाली थी ना चेंज इन एनर्जी वाली, उसको हमें अब इसको हम डिनोट कर देंगे फॉर अब्जॉर्बर के लिए भी और फॉर सोर्स के लिए भी इस इक्वेशन का यूज़ करके। तो हमारे पास सेपरेशन कैसे आ जाएगा, अब्जॉर्बर वाली में से सोर्स वाली एनर्जी का मतलब केमिकल शिफ्ट हटा लेंगे, वेरिएशन घटा लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, केमिकल शिफ्ट आ जाएगी। क्योंकि अब्जॉर्बर में कितनी शिफ्ट हुई और अब जो सोर्स के लिए कितना शिफ्ट आया, दोनों का डिफरेंस ले ले तो हमारे पास टोटल आइसोमर शिफ्ट आ जाएगी। तो हमने निकाला 4π इसके dr/r और ये क्या हो गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का स्केयर फॉर अब्जॉर्बर और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का स्केयर फॉर सोर्स। हेयर हमने सब्सक्रिप्ट ए यूज किया है अब्जॉर्बर के लिए और एस यूज किया है फॉर सोर्स के लिए। कंट्रीब्यूशन टू साइन मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है साइन नॉट स्क्वायर विल बी मेनली फ्रॉम एस ऑर्बिटल। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो मतलब मेनली कहाँ से आ रही है, एस ऑर्बिटल से आ रही है। क्योंकि आपको पता इनर ऑर्बिटल ऐसी है, पीडीएफ ऑर्बिटल है मेड एट नोड एट ओरिजिन ऑल्सो एस ऑर्बिटल हैव डायरेक्ट इंटरेक्शन। बताओ न्यूक्लियाई के बीच में जो इनर ऑर्बिटल है वही डायरेक्ट इंटरेक्शन करेगा, क्योंकि दूसरे में तो सैल्डिंग इफेक्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है ना। Also s orbital have direct interaction with the nucleus, but other orbital will have indirect interaction with nucleus by the way of shielding of outer s electron। कि जो s electron के s orbital में जो इलेक्ट्रॉन है उनके shielding इफेक्ट के कारण उतना इंटरेक्शन नहीं हो पाता जितना s orbital का होता है हमारे न्यूक्लियस के साथ। For example, a 3D 4s1 configuration will have large value of psi नोट स्केयर। मतलब कि 3D 4s1 के लिए हमारा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फंक्शन है वो ज़्यादा होगा देन 3D 6 4s1 बिकॉज एज इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन D more will be the screening to 4s इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस द न्यूक्लियस। की जितने डी में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतने ही क्या होगा, स्क्रीन अप हो जाएंगे। किससे, क्योंकि देखो चार्ज भी बढ़ जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाएगा सारे कि इनर वाले इलेक्ट्रॉन से भी होता है और जो दूसरे ऑर्बिटल के होते हैं उन किससे भी स्क्रीन इफेक्ट इंट्रोड्यूस होता है। आइसोमर शिफ्ट डिपेंड अपॉन न्यूक्लियर टर्म। जो न्यूक्लियर टर्म थी वो हमारी थी आर स्क्वायर इंटू dr/r एज शोन इन इक्वेशन 4। आप देख सकते हैं इधर आर स्क्वायर भी आएगा। सो यहाँ गलती से मैंने आर स्क्वायर लिखना भूल गई, तो आप लिख लेना आर स्क्वायर dr/r। ये हमारी थी जो टर्म है न्यूक्लियर टर्म, इस पे भी डिपेंड करता है हमारा। और विच इज कांस्टेंट फॉर मोस्ट बार ट्रांजिशन। मोस्ट बार ट्रांजिशन के लिए ये जो न्यूक्लियर टर्म है ये कांस्टेंट रहती है। ट्रांजिशन डेल्टा ऑल्सो डिपेंड अपॉन केमिकल टर्म। केमिकल टर्म कौन सी थी, जो हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी। और उसका केमिकल टर्म कहाँ से आएगी, अब जो अब्जॉर्बर वाली में से अगर हम सोर्स वाली घटा देते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो हमें पता चल जाता है। ये होती है हमारी ट्रांजिशन टर्म वो बोल सकते हैं। और ये केमिकल टर्म भी, द केमिकल टर्म
represent the different in electron density at absorber and source nuclei, and hence delta is sometimes referred to एज केमिकल आइसोमरसिफ्ट। इसीलिए क्योंकि देखो हमें पता है कि न्यूक्लियर डेंसिटी पे डिपेंड करे, न्यूक्लियर डेंसिटी पे डिपेंड करे तो इसको क्या बोल सकते हैं, केमिकल आइसोमरसिफ्ट बोल सकते हैं। इफ़ dr/r मतलब जो हम न्यूक्लियर टर्म की बात करें, हमने r स्केयर इंटू dr/r था, तो अगर वो dr/r पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव वैल्यू होगी डेल्टा की, और डेंसिटी क्या हो रही है, इसका मतलब इंक्रीज हो रही है टूवर्ड द न्यूक्लियाई। एंड अगर ये नेगेटिव हो जाए तो इसका मतलब क्या, डेल्टा नेगेटिव, और दैट हो जाएगा कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड द न्यूक्लियाई डिक्रीज हो रही है। तो हमारी ये टर्म पता चल गया हमें, एक तो न्यूक्लियर टर्म पे डिपेंड कर रही थी और एक हमारी क्या थी, केमिकल टर्म पे डिपेंड कर रही है हमारी आइसोमर ट्रांजिशन। तो ये आज का हमारा टॉपिक था न्यूक्लियर आइसोमर ट्रांजिशन और आइसोमर शिफ्ट या केमिकल आइसोमर शिफ्ट, ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर टॉपिक का कंटेंट आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। एंड चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, हम सोल्व आउट करने की नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे। थैंक यू।